साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। बिहार में मौजूद हूँ। बिहार में जो विधानसभा है वो है बोधगया। मेरे साथ जो मेरी बाईं तरफ बैठे हैं यहाँ के वर्तमान आरजेडी के विधायक हैं कुमार सर्वजीत। पासी समाज से आते हैं, 2 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं बिहार की सरकार में जब 17 महीने की सरकार थी। इनसे बातचीत करेंगे। इनके क्षेत्र में लगातार हम लोग घूम रहे थे, लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन अब उस विधानसभा के मुखिया से मिलना बहुत जरूरी था कि मुखिया जी ने क्या काम किया है। कोई 10 साल के 2 बार के विधायक हैं तो कुछ ऐसा काम करना रह गया हो, जनता की कुछ शिकायतें हो जो इनके पास आई हो। और मेरे हाथ में एक किताब है, पैम्पलेट कह सकते हैं कि विकास पथ पर 229 बोधगया विधानसभा। इसमें इन्होंने जो तमाम तेजस्वी जी इसमें जो दावे कर रहे हैं कि जैसे माई बहन योजना के तहत 2500 देना हो, या वृद्धा पेंशन जो 400 से था उसको नीतीश जी 1100 किए, तेजस्वी जी 1500 देंगे, 200 यूनिट जो बिजली फ्री की बात किए हैं, और युवाओं को लाखों नौकरियों। पलायन बड़ा मुद्दा है, पलायन रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, इसमें लिखा गया। तमाम जो चीज़ें इसमें है और इनका लेखा जोखा है। इसी लेखा जोखा की हम लोग बात करते हैं जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं कि क्या किए 5 साल में। अब 5 साल में क्या किए हैं सामने मौजूद हैं। आपके सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे इनसे पूछे जाएंगे। स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो ये कहूँगा कि बिहार को जब दूसरे राज्य के लोग, दूसरे स्टेट के लोग या बाहर के लोग कहते हैं कि बिहार एक बीमारू राज्य है, बिहार भी जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार ऐसा नहीं कि बाद में आज़ाद हुआ, बिहार भी तभी आज़ाद हुआ था, लेकिन बिहार को एक वैसी नज़र से देखा जाता है कि बिहार यार बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे है। तो आपको कैसा फील होता है? आप तो विधानसभा में सदस्य हैं, विधायक हैं 2 बार के, बाहर भी दिल्ली आना जाना होता होगा, यूपी जाते होंगे, कैसा फील होता है आपको? देखिए, अपना जो मेरा जो अनुभव रहा विगत 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन में, बिहार में किसी जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों से काम कराना और पैदल काशी जाना बराबर। इसी वजह से बिहारियों को हर व्यक्ति नफरत की दृष्टि से देखते हैं। अपना मैं अनुभव जो है, निजी अनुभव जो मैं बता रहा हूं, एक सड़क को बनाने के लिए विभाग का चक्कर लगाते लगाते जूते घस जाते हैं। विधायक जी को भी? विधायक को। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि तेजस्वी जी ने मुझे जिस भरोसे से अपने क्षेत्र में भेजा था, मैंने काम तो किया। लेकिन जब राजनीतिक जीवन में नहीं कहिए, अगर आम जन जीवन की बात करिएगा तो एक बाप जीते जी अपने 4 बेटा को तो संतुष्ट कर नहीं पाता है जी। और एक विधायक को 5 लाख से 4 लाख लोगों को संतुष्ट करना होता है, तो नाराजगी हो सकती है। लेकिन काम के प्रति तेजस्वी यादव के मेरे ऐसा सिपाही पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। हमने 99.5% अपने क्षेत्रों का विकास करके दिखाया। नाराजगी होते रहती है क्योंकि आवश्यकताएं असीम हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ की ज़रूरत होती है जो एमएलए नहीं दे सकता है। खैर, इस पे चर्चा हम नहीं करेंगे। आपने सवाल किया अनुभव का। बिहार को जरूरत है तेजस्वी यादव ऐसे व्यक्ति को। देश के किसी राज्य का पहला ऐसा मुख्यमंत्री होंगे जिनकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं। बड़ी विडंबना है लोकतंत्र का कि लोकतंत्र में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे जनप्रतिनिधियों की कोई कीमत नहीं। चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला पार्षद हो, पंचायत समिति हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे इन लोगों की कोई हैसियत नहीं होती अधिकारियों के सामने। तो ये संकेत दे रहा है राज्य में लोगों को जाग जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब जनप्रतिनिधि अपनी मन की बात कह सकते हो। मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ। लालू जी का वो दौर था 90 के दौर में, जब लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं, बिहार के 15 साल तक सत्ता रहती है, तो लोग अब भी जो उस उम्र के हैं जिन्होंने वो सरकार देखी है, वो कहते हैं कि वो दौर था कि जब हम लोग पुलिस अफसर जो तमाम जो आला अधिकारी हैं
वो लोग हमसे डरते थे। और डरने का मतलब ये नहीं कि हम उनको मारते पीटते थे, डरने का मतलब ये था कि वो लोगों की सुनते थे, लोग अगर बुलाते थे तो आते थे। और लालू जी खुद कहते थे कि ये तुम्हारे नौकर हैं, ये तुम्हारे लिए हैं। तो वो दौर क्या आप नहीं है बिहार में? मैं अपना अनुभव अगर आपको बता दूं कि बिहार का शायद कोई ऐसा एमएलए नहीं है जिसकी इतनी हैसियत हो कि किसी भी थानेदार से वो अच्छे से बात कर ले। नहीं है। अगर एक कोई माननीय विधायक थानेदार को कह दे कि साहब ये दोषी नहीं है, तो थानेदार का सीधा जवाब होता है कि सर ऊपर वाले से आदेश आ गया है। बहुत सारे अगर तह में जाएंगे, हम लोग तो जब निकलते हैं सड़क पे, कल मैं यहां से गुजर रहा था अपने एक क्षेत्र में, मैंने देखा सड़क के किनारे एक प्रखंड में 112 गाड़ी लगी हुई थी और कुछ लोग जो हैं अगल बगल में पैसे गिन रहे थे। ये बहुत तह में जाना मुझे लगता है लोगों को तकलीफ वाली बात हो जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि लोकतंत्र कमजोर हो गया। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस राज्य में और जिस देश में अगर अधिकारियों की मनमानी चलेगी तो डेवलपमेंट का काम रुकेगा। वो लोकतंत्र आप लोगों को सड़क पर उतरने की आजादी देता है, आंदोलन करने की आजादी देता है, अपनी बात को उठाने की आजादी देता है। यहीं पे रोक दीजिए, यहीं पे रोक दीजिए। आपको मैंने इसलिए टोक दिया जी, लालू जी के समय में सड़क पे उतरने का प्रोविजन था। अपनी मांग को रखने के लिए झंडा उठा के लोग चलते थे। मालूम है आपको नीतीश जी के कैबिनेट ने क्या किया? अगर आप ब्लॉक की घेराबंदी करते हैं आपके ऊपर नॉन बेलेबल एफआईआर होगा। आप सड़क जाम करते हैं आपके ऊपर नॉन बेलेबल एफआईआर होगा। आंदोलन को कुचलने के लिए देश के किसी राज्य का पहला मुख्यमंत्री है नीतीश जी, जिन्होंने ये प्रोविजन कैबिनेट में ले आया। ये वो बिहार है जहां पर संपूर्ण क्रांति होती है, जयप्रकाश नारायण आते हैं, वो पूरे दिल्ली की सरकार को हिला के रख देते हैं। इंदिरा गांधी डरती थी उनसे। क्यों वो बिहार आज ऐसा हो गया है? ये आंदोलन क्यों कमजोर पड़ा? लाठियां चलती। आप सोचिए, माँ बाप कितने गर्व के साथ बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो मांग के लिए सड़क पे उतरता है तो क्या मिलता है? लाठियां। आपने कभी देखा है कि वो छात्र छात्राएं जो अपनी मांग की बात करता हो, क्या बिहार का चीफ मिनिस्टर को इतनी शक्ति नहीं है कि उसको बुला के बात कर लो? अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होता और आंदोलनकारी अगर डाक बंगले के चौराहा पे आंदोलन करते तो देश के किसी राज्य का यह पहला मुख्यमंत्री होगा जो उसके बीच जाके खड़े हो जाएगा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनकी पॉलिसी से तय कर लीजिए। क्या कहा इन्होंने? हम छात्रों को नौकरी और रोजगार दे के रहेंगे। जब नौकरी और रोजगार आप देंगे, आंदोलन होगा। अधिकारियों पे शिकंजा कसाएगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। महिलाओं को 2500 रुपया महीना मिलेगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। नीतीश जी ने क्या किया? जातीय जनगणना। क्या कहा तेजस्वी जी ने? जातीय जनगणना कराओ और बिहार के जितने चाहे ऊंची जाति के लोग हो, नीची जाति के लोग हो, सबके लिए स्पेशल पैकेज बनाओ। डेटा देख लो कौन सा जिला में कौन सा कास्ट कमजोर है, उसके लिए नई पॉलिसी लाओ। कौन सी पॉलिसी लाया मुख्यमंत्री ने अभी तक? बहुत सारा आयोग तो बना रहे हैं वो तो तेजस्वी जी ने कह ही दिया है, आयोग का नाम तो नहीं दिया है। हम छोटे लोग उस पर डिस्कशन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे नेता ने बता दिया कि ये सब आयोग कौन सा आयोग है। दामाद आयोग है। कुछ लीडरों की पॉलिसी होती है। जैसे आप देखेंगे कि हम लोगों के भाई हैं चिराग पासवान जी, आप इतिहास का पन्ना उलट के देख लीजिए। चिराग जी से एक बार इंटरव्यू में आप और सुधाकर जी, एक मेरे मित्र पत्रकार हैं, सब लोग मिलके पूछिए कि साहब आपके ऊपर आरोप है कि आपने कभी भी अपने जीवन में किसी पासवानों को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया अपने दल से। ये सवाल पूछ सकते हैं आप।
आप पूछिएगा कि आप कभी अपने दल से पासवानों को टिकट नहीं देते हो। ये सब सवाल पूछने लायक। उनसे पूछिएगा कि आपके चलते बिहार के मुख्यमंत्री ने दलित और महादलित का बंटवारा किया, मतलब कि रामविलास जी को सबक सिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए नीतीश जी ने दलित और महादलित का निर्माण करा दिया और ये कहा कि सुनो रामविलास जी, चिराग जी, दलित मिशन के तहत अरबों रुपया का योजना होगा जो पासवानों को नहीं देंगे, जैसे टोला सेवक और विकास मित्र। आप देखे हैं, पासवान उसमें फॉर्म नहीं भर सकता था टोला सेवक और विकास मित्र में। 44,000 टोला सेवक और विकास मित्र की बहाली हुई, सिर्फ पासवान एक दलित में ऐसा रहा जो फॉर्म भर नहीं सकता था। दलित मिशन के तहत यात्री सेट, सामुदायिक भवन वगैरह वगैरह ये किसी पासवानों के गांव में नहीं बन सकता था। लेकिन आज चिराग किसके साथ खड़े हैं? उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने पासवान समाज को धराशायी कर दिया। वो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, नीतीश जी से उनके बैर है। मोदी जी से मीठी मीठी, नीतीश जी से उनका खट्टा रिश्ता है। अगर नीतीश जी से खट्टा मीठा होता तो अशोक चौधरी की बेटी चुनाव कैसे लड़ पाती? आप बताओ। ये दुनिया को मैसेज देते हैं क्योंकि नीतीश जी ने पासवान जाति को पूरे बिहार में हलाल किया, तो आप उसके साथ खड़े हैं। अपनी पाप को छुपाइएगा कैसे? तो कहा तो नहीं कल लड़ जाऊंगा मैं। मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको फिर से दोहराया कि बड़े भाई, आप कम से कम समाज के लिए चिंतित होइए। हम तो वो यूथ को, जो लो यूथ उनके पीछे दौड़ते हैं, हम उन यूथ से पूछना चाहते हैं। गया जिला का ही पासवान समाज का यूथ को एक व्यक्ति बता दे कि क्या चिराग जी ने आपको दिल्ली बुला के आपके किसी परिवार का अच्छा से इलाज करा दिया? तो बताओ। नहीं करते हो। अच्छा, लौटते हैं। तेजस्वी क्यों? 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, अपना सारा अनुभव यही दिया। तो तेजस्वी को आखिर युवा क्यों चुनेगा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बने? आपका ये प्रश्न में मुझे काफी अच्छा लगा। मैं आपको बता देता हूँ। 17 साल में संजय झा मिनिस्टर, अशोक चौधरी मिनिस्टर, माने जो काफी क्लोज है, मैं उनकी ही चर्चा करूं। मिनिस्टर तो मंत्रालय में बहुत सारे होते हैं। एक चीज हमको ये बताइए, इतने वर्षों से मुख्यमंत्री ने कभी क्यों नहीं कहा कि नौजवानों को नौकरी देना चाहिए? एक ऐसा, आप पत्रकार हो, एक ऐसा कोई वीडियो जारी करो उन्होंने कहा होगा कि हम मुख्यमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं। कोई वीडियो जारी करिए, आप लोग करवा दीजिए। जब सरकार बन रही थी तेजस्वी जी के साथ, तेजस्वी जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तभी आपके साथ आएंगे जब आप नौकरी की बात करिएगा और रोजगार की बात करिएगा, तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्या कहा मुख्यमंत्री ने? अब मेरा कुछ है, तुम ही ना हो सब कुछ। इसके पहले क्या बोलते थे कि बाप के घर से पैसा लाओगे, बोलते थे। मैं ऐसा मानता हूं, मेरे ऐसे लोग ऐसा मानता है कि बिहार का 33 साल का एक नौजवान बच्चे ने पूरे देश को राजनीति की दिशा तय करा दिया। ये पूरे देश को आईना दिखाया कि आप राज्य में तभी राज्य कर सकते हो जब नौजवानों की बात करोगे, नौकरी की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे। आज कौन ऐसा राज्य है जो नौकरी की बात करने को मजबूर नहीं? छोड़ दीजिए राज, इवन कि प्रधानमंत्री की मजबूरी हो गई प्रेस विज्ञप्ति में लाना कि हमने आपको इतनी नौकरियां दिया। इसके पहले कभी देखा आपने? इतने वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कभी मीडिया के सामने नौकरी की बात करते आपने देखा है? कभी देश के नौजवानों को रोजगार करते हुए बात देखा है? अयोध्या की बात करते आपने देखा है? मंदिर और मस्जिद की आपने बात करते देखा है? कभी देश के नौजवानों की नौकरी की बात करते मैंने नहीं देखा।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तेजस्वी जो मॉडल है नौकरी की बात करता है। उन्होंने 17 महीने की सरकार में पटना के गांधी मैदान में 3.5 से 4 लाख नियुक्ति पत्र बांटे उन्होंने। और क्या कहा कि हम वृद्धा पेंशन देंगे 1500। नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने क्या करवा दिया? 400 से 1100। पहले क्यों नहीं? महंगाई तो लंबे अरसों से बढ़ी, पहले क्यों नहीं? हमने कहा कि सरघाटी के मैदान में यह तय हुआ था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, किसानों को बिजली फ्री। तेजस्वी जी ने कहा कि भाई हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे बिजली सबको, इन्होंने 125 कर दिया। आज भी हम लोग कह रहे हैं, तेजस्वी जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप अब क्या क्या करने वाले हो, अभी मत बोलो। नहीं तो ये पार्टी जो है ना, नीतीश जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग और इनकी पटिया तोता है। तोता समझते ही होंगे आप। तोता को घर में रखोगे, कटोरी कटोरी करता है ना, देखें कि नहीं? तो नकल कर रहा है। हम लोग जो करेंगे वही घोषणा करेगा, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब तेजस्वी जी आगे पेपर लिख रहे हैं तो नीतीश पीछे बैठे क्या, देख रहे हैं क्या? ऐसे पीछे करके इससे झाँक के लिखने वाले लोग हैं, देख ले रहे हैं। बिल्कुल। उनकी अच्छा, मेरा एक अहम पॉलिसी सवाल नहीं है, मेरा एक अहम सवाल है। आप लोग तेजस्वी जी के साथ, तेजस्वी नीतीश की सरकार थी 17 महीने की, अलग होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है। बाहर बैठे लोग सोचते हैं कि बिहार में तेजस्वी मॉडल आ चुका है, नौकरी दिए हैं वो, लोकसभा में उनको अच्छी खासी सीटें बिहार देने वाला है। मात्र 4 सीटें आती हैं। कहाँ चूक हो जाती है? बहुत कम शब्दों में बताइएगा, फिर मैं विधानसभा में लौटूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। देखिए, तकलीफ नहीं मानिएगा, आप सब लोग देश के चौथे स्तंभ हैं जी। निकम्बी सरकार को स्थापित करने में इस देश के चौथे स्तंभ की सबसे बड़ी भूमिका रही। अब इसका जवाब अपने में ढूंढ लीजिएगा। तो विधानसभा में आपको वो वही यूथ जो नौकरी की बात पर आप लोगों को 17 महीने आपके साथ साथ नौकरियां दी, उस यूथ को, उस नौजवान को, यूपी के लोग आके बिहार में नौकरी करते हैं, वो आपको 25 में वोट देगा। और एक चीज का खुलासा कर देता हूं आपको। ये लोग जो है ना, मैं देखता हूं भाजपा जेडीयू के लोग डेमोसाइल की बात करता है। हमको सिर्फ इतना ही आप एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए नीरज जी से, वगैरह वगैरह किसी से, कि जब तेजस्वी जी शिक्षकों की बहाली लाए थे तो हाई कोर्ट में 12 मुकदमा करने वाले लोग कौन थे, और पीके शाही ने क्यों आके कहा कि हुजूर डेमोसाइल नीतियां खत्म करिए और नहीं तो 12 मुकदमे हो चुके हैं, बहलिया बंद हो जाएगा। इतना ही खाली हमको जवाब दिला दीजिए और नाम डिक्लेयर कर दे भाजपा और जेडीयू के लोग कि ये 12 मुकदमा करने वाले किस जाति के लोग थे, इनके फाइनेंसर कौन थे। कहीं भाजपा के कार्यालय से तो नहीं भेजा गया था इनको बहाली को रोकने के लिए। हम तो चाहते हैं कि आप भाजपा के किसी जाने माने हस्ती के साथ हमको डिबेट में बैठवाइए। हम एक एक बतवा जानते हैं, एक एक बात हम उनसे पूछेंगे। ये बात जनता जानती है, जो वोटर है वो जानता है, आप तो जानते हैं। इसीलिए अभी हमने क्या कहा, हमने आपको क्या कहा कि देश का चौथा स्तंभ को सच्चाई लाना था, लेकिन क्या कहा, देश के प्रधानमंत्री का प्रचार शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि ये किसने रुकवाया, कौन लोग थे मुकदमा कर रहे। ये जनता को कौन बताएगा सर? आप ही के माध्यम से ना। लेकिन बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, चैनलों को, अखबारों को इतना ऐड मिलता है कि प्रधानमंत्री के अलावा वो किसी का बतवे नहीं बोलते हैं। अब लोग 22 तारीख को भी आ रहे हैं, मोदी जी बोधगया आने वाले हैं, सुनने में आ रहा है। अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि आए, कुछ तो बोधगया को हो जाए। उम्मीद है, डिमांड ही कर लेते हैं हम लोग। हम पर्यटन मंत्री थे, बोधगया के फुटपाथियों के लिए तेजस्वी जी के आग्रह पे, तेजस्वी जी एक बार बोधगया आके पैदल बाजार घूम रहे थे। तेजस्वी जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, चौकी पे और
प्लास्टिक पे लोग दुकान खोलते हैं, इनको मार्केट बना देंगे हम लोग। मौका मिला, उन्होंने कहा कि सर्वजीत जी बनवाओ। लमसम 350 दुकान हमने घोषणा किया, 100 करोड़ का हम लोगों ने वो दुकान को डीपीआर बनवा दिया, मुख्यमंत्री के सचिवालय में भेज दिया कि साइन करो, बनेगा। सरकार जब हटी तो मुख्यमंत्री ने सारा दुकान को रद्द करके पार्क में जो है 165 करोड़ दे दिया। ये गरीबों के हितैषी हुए। वो पन्नी और चौकी अभी भी है, आप देख सकते हैं। तो ये सरकार के हितैषी, गरीबों के हितैषी हुए। तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी ने कहा कि फुटपाथियों को दुकान बना दो, और नीतीश जी ने क्या कहा, तेजस्वी के हटते दुकान को पार्क में तब्दील कर दिया। तो गरीबों का हितैषी कौन हुआ? एक आखिरी सवाल आपसे। पिछली बार आप लोग 2020 में सरकार बनाते बनाते रह गए, कहीं कहीं 1000 वोट थे, कहीं 12 वोट भी रहा अंतर, कहीं 100 वोट, कहीं 200, 1000, 500 रहा। हम तमाम सभी जाति धर्मों से अपील करेंगे, खास करके नौजवानों से अपील करेंगे, दलितों से अपील करेंगे, पिछड़ों से अपील करेंगे, अकलियत से अपील करेंगे, सभी जातीय धर्मों से अपील करेंगे कि एक बार एक जो नौजवानों के बारे में सोचो तो बिहार तरक्की करेगा। यही अपील के साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मेरे अपील को जरूर प्राथमिकता के साथ दिखाइए, ताकि बिहार के सभी नौजवान जो बिहार को अपनी खून पसीना से ऊंचाई तक ले जाना चाहता है, उसके साथ खड़े हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे साथ बिहार के पूर्व मंत्री, पर्यटन मंत्री रहे कुमार सर्वजीत पासवान समाज से आते हैं। बातचीत हुई इनसे, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। इन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बीमार हैं, और बिहार का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो मानसिक रूप से बीमार है। तेजस्वी यादव आगे बैठ के अपना पर्चा लिख रहे हैं तो नीतीश कुमार और उनकी टीम पीछे से नकल कर रही है, चाहे वो बिजली वाला बात हो, चाहे पेंशन वाली बात हो, डोमिसाइल वाली बात हो, जो भी योजनाएं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो करेंगे, नीतीश जी और उनकी टीम कॉपी कर रही है। आप लोग की वीडियो कैसी लगी? बहुत ही रोचक बातचीत हुई है, बेबाकी से सवाल, बेबाकी से जवाब। बोधगया में मौजूद हैं, ज्ञान और मोक्ष की नगरी कही जाती है, पिंडदान भी करने लोग आते हैं। इस बार के राजनीतिक चुनाव में किसको यहाँ पर मोक्ष मिलेगा और किसका पिंडदान करेगी राजनीतिक पिंडदान, यहाँ की जनता देखने वाली बात होगी। जुड़ जाइएगा हमारे साथ, कोई सवाल होगा पूछिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।